Assalamu alaikum dear students, this is your chemistry teacher सर सरफराज अली। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 जिसे हम कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल के बाद ये कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं डी ब्रोए हाइपोथेसिस। एक्चुअली देखने में डी ब्रोगली नज़र आ रहा है मगर हम इसे क्या पढ़ेंगे डी ब्रोए हाइपोथेसिस या डी ब्रोए हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द ड्यूअल नेचर ऑफ अ मैटर। अच्छा, यहाँ पे जो बात हम करेंगे वो मैटर की बात करेंगे, ये बात है बहुत इम्पोर्टेंट। इससे पहले 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें लाइट के बारे में बताया था कि लाइट कभी पार्टिकल बिहेव करती है। जैसे शुरू में तो लाइट का कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट विल बिहेव एज अ वेव। फिर उसके बाद जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जैसे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो वहाँ पे लाइट एज अ वेव बिहेव नहीं कर रही थी, वहाँ पे लाइट बिहेव कर रही थी एज अ पार्टिकल। तो उसके बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया कि ये जो लाइट है बच्चे, ये सिर्फ एज अ वेव बिहेव नहीं करती, इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 या 1906 में। तो किन बुक्स में 1905 लिखते हैं ज़्यादातर। अब उसके कॉन्सेप्ट के बाद सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट के बाद ये कॉन्सेप्ट था किसका? डी ब्रोए का। किसने कहा जब लाइट बिहेव कर सकती है एज ए ड्यूअल नेचर तो ये मैटर भी तो बिहेव कर सकता है, इट कैन बिहेव। जबकि मैटर क्या होता है? मैटर इज़ अ पार्टिकल इन नेचर, पार्टिकल नेचर रखता है मैटर। मगर वेव नेचर, इससे पहले इसके बारे में किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया था कि मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। मगर ये कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज इनिशिएटेड बाय द डी ब्रोए। डी ब्रोए ने हमें ये बताया कि अगर हम वो मैटर लें जैसे समझे कि बिगर ऑब्जेक्ट्स ना हो, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हो, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डी ब्रोए कॉन्सेप्ट है ये हेवी ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ नहीं होगा। इट कैन बी यूज़ फॉर द माइक्रो पार्टिकल्स लाइक मूविंग जैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि डी ब्रोए कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड फॉर ओनली मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर कोई मैटर मूव कर रहा है तो समझो इट कैन बिहेव एज अ वेव। तो उसकी इसी लाइन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डी ब्रोए का कॉन्सेप्ट कि मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक अ वेव। अच्छा, इससे चलो ये तो हो गया, बाद में प्रूव भी हो गया है कि मैटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, एज अ पार्टिकल एज अ वेव। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो बेस्ट होगा कि जैसे मैटर है ना, तो इस एक नई वेव बन गई, उस वेव को हम मैटर वेव भी कह सकते हैं। तो पहले क्या था? डी ब्रोए के कॉन्सेप्ट से पहले क्या था कि मैटर इज़ ओनली अ पार्टिकल इन नेचर, तो मैटर के पास सिर्फ पार्टिकल नेचर है। फिर जैसे अच्छा, डी ब्रोए ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इट वाज जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्चुअली बात यह है कि जैसे 1900 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की दी थी, तो डी ब्रोए भी उनके साथ वहाँ पे काम करता था। तकरीबन 15-20 साल के बाद 1905 के बाद 19 साल समझो 1924 या 1925 में ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोए ने कि जो मैटर है वो भी बिहेव कर सकता है एज अ वेव। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कोई प्रैक्टिकल्स की नॉलेज या उसकी हेल्प से इसने नहीं बताया कि मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। अब क्या था कि ये जो डी ब्रोए था, ये PhD स्कॉलर था, ये काम कर रहा था कि इसे आइडिया आया, एक हाइपोथेटिकल आइडिया आया इसे, कि उसने सोचा कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन के वो जब लाइट बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है इट कैन आल्सो बिहेव एज अ वेव। और फिर उसने अपनी थीसिस में ये राइटअप किया, ये लिखा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि मूविंग मैटर मींस मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं, मूविंग मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। एक बहुत ज़बरदस्त लाइन थी। उस दौर के जो साइंटिस्ट थे, जो इसके एग्जामिनर थे, समझे, जो एवेल्यूट कर रहे थे इसकी थीसिस को, तो उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी बात इससे पहले किसी ने नहीं की थी। तो वो हो गए परेशान कि ये कैसे इसने लिखा है थीसिस के अंदर, और थीसिस शुड बी बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंट्स, जबकि इसने कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया है, ऐसी कोई डेटा भी नहीं डाली यहाँ पे, इससे बस एक लाइन डाल दी है कि ये ऐसे होगा। तो वो हो गया परेशान कि उसको डिग्री ना दें, इसकी इस थीसिस को रिजेक्ट करें या सक्सेसफुल करें, आगे करें।
डिग्री इसको दे या ना दे। तो उस दौर का जो मशहूर साइंटिस्ट था वो था सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसको बुलाया और सर आए, उन्होंने देखा कि चलो अगर लाइट बिहेव कर सकती है एज अ पार्टिकल तो इट कैन बी पॉसिबल दैट दिस मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। आप इसको दे दो, डिग्री दे दो PhD की। तो डी ब्रो को दे दी डिग्री। फिर उसके बाद गैविसन और जर्मन 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि दिस मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। बिल्कुल हुआ था, प्रूव हुआ था। और उसी बात के ऊपर इस सर डी ब्रो को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस काम के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो लाजमी नहीं कि जो आज हो रहा है वो कल भी, आज गलत है तो कल सही नहीं होगा। मीन्स ऐसे नहीं होता। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम थ्योरीज चेंज हो जाती हैं, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, कुछ सही भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं, तो ये होता है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मूविंग पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक अ वेव, ये कॉन्सेप्ट किसका था, डी ब्रो का कॉन्सेप्ट। ये किसके बारे में बात कर रहा है, मैटर के बारे में बात कर रहा है, लाइट के बारे में बात नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे 2 और भी साइंटिस्ट हैं, उनका मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूँ। ये हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसकी इक्वेशन है मास एनर्जी वाली E=mc²। ठीक है बच्चे। फिर उसके बाद मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जबकि ये जो टॉपिक है डी ब्रो कॉन्सेप्ट, मोस्टली दिस इज़ रिलेटेड विद द स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री या केमिस्ट्री, जिसे हम क्वांटम केमिस्ट्री कहते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री के साथ इसका बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात करते हैं सर मैक्स प्लैंक्स के बारे में। मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद मेन टॉपिक के ऊपर हम आएंगे, क्वांटम थ्योरी। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्वांटम केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त। क्वांटम केमिस्ट्री हम कहते हैं, जबकि वहाँ पे फिज़िक्स में क्वांटम फिज़िक्स भी कहलाती है। तो मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये है कि सपोज़ जब एनर्जी आती है, याद करें जब एनर्जी आ रही है तो कभी भी एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगी। एनर्जी शुड ट्रेवल, शुड कम इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बच्चे, फोटॉन्स कहते हैं। तो एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में मूव नहीं करती। एनर्जी विल मूव डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। दैट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। पैकेट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसे फोटॉन भी कहते हैं। किन बुक्स में इसको क्वांटा करके भी लिखते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एनर्जी इज़ क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मकसद कंटिन्यूस नहीं आती है इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिससे हम कहते हैं फोटॉन। और एक फोटॉन की जो एनर्जी है, दिस लाइन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि एनर्जी ई ऑफ अ 1 फोटॉन इज़ इक्वल टू h μ। अब ये इक्वेशन तो बन गई। ये इक्वेशन किसकी है, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम के टॉपिक की ये इक्वेशन है। मगर यहाँ पे जो बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कि अगर कोई भी रेडिएशंस आते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है विद द फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी बच्चे, वो कम होगी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करके हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ किया है। इस कांस्टेंट H को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका एक कांस्टेंट वैल्यू भी है बच्चे, वो वैल्यू H का होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। याद करें, ये भी वैल्यू एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, एग्जैक्ट ये नहीं मिला, कभी कम कभी ज़्यादा, तो एवरेज निकाल के समझो ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है। तो किन बुक्स में 6.625 लिखते हैं, किन बुक्स में 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो बड़ा यूनिट है इसका, उसमें अगर स्मॉलर यूनिट में आप इसको लिखो तो वो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻27। तो 7 यहाँ से कम करो, बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 7 पावर प्लस 10 पावर प्लस 7 अर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, अर्ग और सेकेंड। तो जूल में इसका यूनिट है क्या बच्चे, -34 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या 10⁻⁻27 अर्ग और सेकेंड। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट वही आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से यहाँ पे है आइंस्टाइन की इक्वेशन बच्चे, वो है कि E इज़ इक्वल टू mc²। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और जो ऊपर मैंने
प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की जो इक्वेशन मैंने लिखी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, यह इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये किसने दी थी? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर मास और स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशनशिप है यहाँ पे। अच्छा, ये थी किसके लिए? फॉर द लाइट वन। और ये भी किसके लिए थी? फोटॉन्स के लिए। तो फोटॉन्स जैसे हम आगे पढ़ेंगे बताऊंगा वहाँ पे, तो इट हैव अ ड्यूअल नेचर, इट कैन हैव अ ड्यूअल नेचर, सम टाइम इट विल बिहेव एज अ पार्टिकल, सम टाइम इट विल बिहेव एज अ वेव। आते हैं मेन यहाँ पे, तो डी ब्रो ने हमें क्या कहा था? मूविंग पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक अ वेव। अब इसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसे हम कहते हैं डी ब्रोए वेवलेंथ, वो मैं आपको ड्राइव करा रहा हूँ कि किस तरीके से वो इक्वेशन प्रूव हुई थी। डी ब्रोए या डी ब्रोए भी कहो, इट्स ओके, मगर डी ब्रोए ज़्यादा सूटेबल होगा। तो डी ब्रोए वेवलेंथ, डी ब्रोए वेवलेंथ, इसको हम इस लेमडा के साथ शो करते हैं। वही सेम जैसे वेवलेंथ को हम लेमडा के साथ शो करते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने लेमडा यहाँ पे डाल दिया है। अब इक्वेशन इसकी ये है कि लेमडा इज इक्वल एच अपान एम सी। एम सी लिखो या एम वी लिखो, चलो एम सी लिख रहा हूँ। वी इज़ अ वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, वो कभी वी लिखते हैं कभी सी लिखते हैं, ठीक है बच्चे। या इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी। अब यहाँ पे पी क्या है? पी इज़ अ मोमेंटम। मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह पे हम क्या यहाँ पे मोमेंटम भी लिख सकते हैं। तो दो फॉर्म्स होते हैं डी ब्रो वेवलेंथ के इक्वेशन के, ये लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी या लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी। इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। कहाँ से प्रूव करेंगे? फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन मैक्स प्लैंक्स वाली और सेकंड इक्वेशन आइंस्टाइन वाली। तो दोनों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सपोज एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी। अब फर्स्ट एनर्जी में सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इज इक्वल टू एच सी, सॉरी फ्रीक्वेंसी, ये है मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन। और ये है बच्चे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहाँ पे एम सी स्क्वायर। अब दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी सी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। फ्रीक्वेंसी बच्चे किसके बराबर है? सी ओवर लेमडा। सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा इज़ अ वेवलेंथ। तो एच वही सेम हमने रखा, फ्रीक्वेंसी जगह पे हम क्या रखेंगे? सी ओवर लेमडा। बाकी ये इक्वेशन वही सेम, एम मल्टीपल बाई सी इंटू सी। अब सी स्क्वायर को मैं तोड़ के यहाँ पे सी इंटू सी करके लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एच सी लेमडा एम सी और सी। जब फाइनली हम यहाँ से ये सपोज ये लेमडा है, लेमडा यहाँ पे डिवाइडेड फॉर्म में जब इस तरफ आ जाएगी तो मल्टीपल के फॉर्म आ जाएगी, माना लेमडा एम सी इंटू सी। ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, माना वन को मल्टीपल करोगे विथ एच सी, तो ये हो जाएगा एच और सी। अब यहाँ पे जो हम चीज़ मालूम करेंगे बच्चे वो क्या होगा? वो यहाँ पे होगा सपोज़ लेमडा हम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है बच्चे। हम क्या मालूम करना चाहते हैं? सपोज़ यहाँ पर लेमडा, तो लेमडा एम सी इंटू सी। अच्छा, अगर सी को हम यहाँ पे कैंसिल कर दें, ठीक है बच्चे, तो क्या बच गया? लेमडा यहाँ पे वही सेम। अब यहाँ पे क्या बच गया? एम और सी, और यहाँ पे ऊपर क्या? एच, यानी एच अपान एम सी, एच अपान एम सी। तो वही चीज़ प्रूव हो गई कि वेवलेंथ इज इक्वल एच ओवर एम सी, या डी ब्रोए वेवलेंथ किसके बराबर हुआ बच्चे? एच अपान एम सी। या इस एम सी को या एम वी को हम हटा के ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल एच अपान पी। तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी प्रूव हो गया, सेकंड फॉर्म भी प्रूव हुआ। ये हमने कहाँ से किया? फ्रॉम द टू इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे यूज़ की। एक ये इक्वेशन किसकी? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की इक्वेशन, और ये दूसरी इक्वेशन जो हमने यहाँ पे यूज़ की आइंस्टाइन की इक्वेशन, और ये बचे मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी वाली इक्वेशन। तो ये दोनों चीज़ें हमें मालूम करनी है। यहाँ पे क्या है? लेमडा इज़ अ डी ब्रोए वेवलेंथ, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, सी विल बी द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, वेल पी इज़ द मोमेंटम। ये लिखो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, पिक ले लो। इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोए वेवलेंथ या डी ब्रोए कॉन्सेप्ट फॉर द मैटर। तो याद करो बच्चे, मैटर कैन बिहेव एज अ वेव। बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैटर स्टेशनरी ना हो, इट शुड बी इन अ मूविंग पोजिशन, मैटर मूव करे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ये वैलिड है डी ब्रोए कॉन्सेप्ट और किन ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है, किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, किन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते।
तो टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो नाउ मैटर कैन बिहेव एज अ वेव, जबकि मैटर क्या होता है, वो पार्टिकल। पहले ये कहते थे कि मैटर इज़ अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली पार्टिकल्स, दे कैन नेवर बी द वेव। इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल्स हैं, वो एज अ वेव बिहेव नहीं कर सकते। मगर डी ब्रोगे ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज अ वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन कैन कैरी टू नेचर्स, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो बच्चे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ डी ब्रोगे वेवलेंथ, डी ब्रोगे वेवलेंथ की सिंबल यहाँ पे लिख रहा हूँ बस, डी ब्रोगे वेवलेंथ। सपोज हम पहले इसको अप्लाई करते हैं फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स या स्मॉलर मैटर आप ले लो, ठीक है बच्चे, यानी ऐसा मैटर जिसकी साइज़ बहुत स्मॉलर हो। सेकंड एप्लीकेशन होगी किसके लिए, फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे सपोज़ कोई स्टोन ले लो या क्रिकेट बॉल ले लो या टेनिस बॉल ले लो, डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चे। इससे पहले जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँ वो ये होता है कि h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद बच्चे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं ME करके लिखता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1, 11 भी है बस यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जबकि अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो वो होगा 10⁻28 ग्राम्स। यहाँ पे हम ऐसा सिस्टम यूज़ करेंगे, ग्राम यूज़ नहीं करेंगे, किलोग्राम में लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद C इज़ वाट, C इज़ स्पीड ऑफ लाइट 3। पहले मैं यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ किसकी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट, याद करो बच्चे। C इज़ द स्पीड, E इज़ द इलेक्ट्रॉन, M इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, C इज़ वाट, C इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ इक्वल टू 2। किन बुक्स में इसको लिखते हैं 2.2 इंटू 10⁻6 या 2.18। तो मैं इसको समझो कि राउंड करके लिख रहा हूँ 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकेंड और मास शुड बी इन किलोग्राम और द वैल्यू ऑफ H शुड बी यूज्ड इन द बिगर यूनिट, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है बच्चे। तो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सारे, सिवाय द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमने कैलकुलेट की है। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। तो वेवलेंथ, जो डी ब्रोग की वेवलेंथ थी वो किसके बराबर था, फार्मूला कि वेवलेंथ इज इक्वल टू H/mc। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, c इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वही वेवलेंथ, h का वैल्यू आप यहाँ पे लिखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ हाउ मच, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मल्टीपल बाय C इज़ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करो 2.18 भी है, 2.2 भी है, मगर उसको राउंड करके मैंने सपोज यहाँ पे ये, हम यहाँ पे जस्ट ये बताना चाहते हैं कि वैलिड है या नहीं, ठीक है बच्चे। तो 2 इंटू 10⁻6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका अंदाज़न जो बच्चे आपको वैल्यू मिलेगा वो होगा, इस वैल्यू को जब पहले इन दोनों को मल्टीपल करो फिर डिवाइड करो इससे, तो तकरीबन इसका वैल्यू निकलेगा अंदाज़न जैसे 362 या 364 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अब यहाँ पे वेवलेंथ का यूनिट होता है बच्चे मीटर, तो 364 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर इसी को मैं ऐसे करके लिखूँ कि ये पॉइंट यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर लेकर आएँ, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा 3.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि लेंथ का जो वेवलेंथ का जो हम यूनिट लिखते हैं बच्चे वो होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है वो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लेंथ। जैसे मीटर इज़ द बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, उसी तरीके से एंगस्ट्रॉम इज़ द स्मॉलर यूनिट। और 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल 10⁻⁻10 मीटर।
या 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर प्लस 10 एंगस्ट्रॉम। तो याद करो, मीटर इज़ अ बिगर यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो बच्चे ये वही वेवलेंथ लैम्डा 3.64 10 पावर माइनस 10 मीटर, 10 पावर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1 एंगस्ट्रॉम। तो मैंने यहाँ पे क्या 10 पावर माइनस 10 को रिप्लेस कर दिया विद द एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से क्या पता चला कि दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जैसे रेडियस, बोर्स रेडियस है, ठीक है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वैल्यू भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज़ वैलिड फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, फिलहाल वैलिड है फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स क्योंकि ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर फॉर द इलेक्ट्रॉन इज़ वैलिड। इलेक्ट्रॉन पहले हम क्या कहते थे, पार्टिकल है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव। क्योंकि क्यों वो बिहेव करता है एज अ वेव। सपोज जैसे MC है, इस MC को मोमेंटम भी कहते हैं। तो मोमेंटम किसके साथ बिलोंग करता है, मोमेंटम किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चे, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जबकि वेवलेंथ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, सेम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव। तो दिस इज़ द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले पार्टिकल था, अब वो बिहेव कर रहा है एज अ वेव। और यही वेव इक्वेशन, जो डी ब्रॉय वेव इक्वेशन है, वो वैलिड है किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन। जो पहले पार्टिकल था अब वो वेव भी बिहेव कर रहा है। कहाँ से पता चला, फ्रॉम दिस वैल्यू। तो दिस वैल्यू कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड, तो हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो दिस डी ब्रॉय वेवलेंथ इज़ वैलिड फॉर दी माइक्रो पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। शर्त यहाँ पे ये है कि वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, स्टेशनरी नहीं होने चाहिए, ठीक है। फॉर द लार्जर ऑब्जेक्ट्स, जिसमें मैंने आपको कहा क्रिकेट बॉल हो, बास्केटबॉल हो, टेनिस बॉल हो, क्रिकेट बॉल की सपोज़ बात कर रहा हूँ, अगर जहाँ से डेटा हम बनाएं लार्जर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो सपोज़ अगर क्रिकेट बॉल है, उसका मास, ठीक है, तो मास ऑफ अ बॉल इज़ इक्वल सपोज़ 100 ग्राम्स उसका मास है। अगर स्पीड ऑफ दिस बॉल जो मूव कर रहा है बच्चे, वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, तकरीबन 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ वो बॉल मूव कर रहा है। और हमें क्या मालूम करना होगा, इसकी वेवलेंथ, ठीक है। अब इसकी जब हम वो डी ब्रॉय वेवलेंथ मालूम करते हैं, कि देखें वैलिड है या नहीं। जब इसकी वेवलेंथ आएगी तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। जब कैलकुलेट कर सकेंगे तो वैलिड होगा। अगर वो वैल्यू वेवलेंथ का बहुत कम या ज़्यादा होगा जो हम कैलकुलेट अगर नहीं कर सकते तो वैलिड नहीं होगा। फार्मूला वही पुट करो, H इज़ इक्वल टू M इंटू C। तो H का भी वैल्यू वही सेम कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास ऑफ दिस क्रिकेट बॉल इज सपोज 100 ग्राम। अच्छा, ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चे, किलोग्राम में। तो उसको हम डिवाइड करेंगे विद 1000, तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे किस में लिखेंगे बच्चे, किलोग्राम में, क्योंकि अगर ये जूल में है तो ये किलोग्राम में होना चाहिए। अगर वो अर्ग में हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम ग्राम या सेंटीमीटर कर सकते हैं। सो द स्पीड ऑफ बॉल इज़ हाउ मच, 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हम यहाँ पे लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ये वही डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इक्वल, वैल्यू वही सेम हम रखते हैं, 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 34, 0.1 मल्टीपल बाई 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 2। जब इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ़ हो जाएगा, इसके जो आगे कोएफिशिएंट्स है वो हाफ़ हो जाएंगे, 3.313, पावर सेम ही रहेगा, 10 पावर माइनस 34। तो वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर द बिगर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल या कोई स्टोन, अगर इसका मास 100 ग्राम है तो वैल्यू हमें कितना मिला बच्चे, 3.313 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर। ये क्या है, मीटर। अगर इसी मीटर को हम कन्वर्ट करें एंगस्ट्रॉम में तो जस्ट यहाँ से 10 माइनस कर दो, मीन्स 34 में से 10 माइनस कर दो, तो बच्चे वो हो जाएगा 3.313 इंटू 10 पावर माइनस 24 एंगस्ट्रॉम। तो 3.313 इंटू 10 पावर माइनस 24 माना जैसे एवोगैड्रो नंबर 23 पॉजिटिव में था, ये माइनस में 24 है। माइनस 24 का मकसद क्या हुआ
कि इस 3 से आगे तकरीबन 23 ज़ीरोज़ है, मतलब ज़ीरो के बाद 0 0 0 0 0 कितने ज़ीरोज़ हम यूज़ करेंगे 23 ज़ीरोज़। तो ज़ीरो के बाद 23 ज़ीरोज़, उसके बाद लिखा होगा 3313। तो दिस वैल्यू इज़ अ वेरी स्मॉलर वैल्यू, ये हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। तो इसीलिए ये जो कहा था डी ब्रोय ने कि अगर कोई मूविंग मैटर है तो वो बिहेव करेगा एज अ वेव, तो किसके लिए होगा, दिस कैन ओनली बी फॉर द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, इट कैन नेवर बी अप्लाइड फॉर द लार्जर ऑब्जेक्ट्स। ये लार्जर ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं है। कौन सी इक्वेशन, ये डी ब्रोय वाली इक्वेशन जिसमें मैटर कैन बिहेव एज अ पार्टिकल अगर मोमेंटम यूज़ कर रहे हैं। अगर वेव लेंथ की बात करें तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, तो कभी वो वेव बिहेव करेगा, कभी वो पार्टिकल बिहेव करेगा। मगर ये प्रूव हो गया कि पहले इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, अब इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हमें पता चला कि दिस वेवलेंथ कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस इलेक्ट्रॉन, पहले जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेव कर रहा था, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव। तो बिल्कुल बात सही हुई, जैसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर। अगर हम 3 एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, सपोज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, तो वहाँ पे वही लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। अगर हम उसी लाइट को हम वे देते हैं, किस एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर इंटरफेरेंस, फॉर डिफ्रैक्शन, फॉर पोलराइजेशन, तो वहाँ पे वही लाइट कैन बिहेव एज अ वेव। तो कभी लाइट वेव बिहेव करती है, कभी पार्टिकल बिहेव करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से मैटर कैन बिहेव एज अ पार्टिकल, वो तो है। नाउ दिस मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन, माइक्रो पार्टिकल मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ वेव, एंड जैसे दिस पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। मगर ये जो डी ब्रोय का कॉन्सेप्ट था मोस्टली वैलिड किन ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर कोई आपसे पूछे, कोई एमसीक्यू आ जाए, तो डी ब्रोय कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड फॉर डैश ऑब्जेक्ट, बिगर ऑब्जेक्ट, स्मॉलर ऑब्जेक्ट, बोथ नन ऑफ दिस। तो आप क्या टिक करोगे बच्चे, वेरी स्मॉलर ऑब्जेक्ट। क्यों कि इसकी वेवलेंथ ईजिली मालूम कर सकते हैं, जबकि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स है हैवी नहीं है। कितना है, जस्ट 100 ग्राम, कितना, जस्ट 100 ग्राम। तो फिर भी इसकी वेवलेंथ का वैल्यू इतना कम आ रहा है कि इसको हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते। तो ये था जो हमारा टॉपिक डी ब्रोय कॉन्सेप्ट या डी ब्रोय ड्यूअल नेचर ऑफ अ मैटर। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कवर किया, एक नए किस्म की वेव जिसे हम कहते हैं मैटर वेव। तो इलेक्ट्रॉन इज़ अ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव, इलेक्ट्रॉन हैज़ अ ड्यूअल नेचर लाइक द लाइट। तो इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम हम आज से क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इज़ अ मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन कैन बी अ मैटर वेव। तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म। अगर बात आप बच्चों को समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। और इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आप बच्चों के लिए बनाऊंगा वो हीज़नबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। अल्लाह हाफिज़।